जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल शौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि 6th क्लास की जो हमारी ज्योग्राफी है उसके अंदर 8 चैप्टर हैं। उन 8 के चैप्टर एनालिसिस हमने कर लिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज उन सभी 8 चैप्टर का हम टॉपिक एक एक चैप्टर वाइज क्या करेंगे, उनके एमसीक्यू करेंगे जो आपके यूपीएससी और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, तो सभी क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका इस पहले चैप्टर का नहीं छूटने वाला। तो आज का आपका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। क्या पूछा गया है कि जो हमारा सौरमंडल जो है उसका निर्माण पूछा गया है, तो वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमारा सौरमंडल जो है उसमें ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इसी वजह से आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। सूर्य हमारे 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ हमारे जो खगोलीय पिंड हैं, जिनको जैसे मान ले कि आप क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारा जो सौरमंडल है जिसमें हम रहते हैं उसका निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जो हमारे सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, ये सभी जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। जिसका मुखिया की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे घर पे एक मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो हमारे घर का मुखिया होता है, उसी प्रकार जो ये जो सौर परिवार है उसका मुखिया कौन है, तो सूर्य जो है वो इनका मुखिया कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और दूसरा आकाशगंगा के बारे में है कि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक छोड़ी जो सफेद पट्टी है, जो कि लाखों तारों का एक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। ये दोनों स्टेटमेंट ही आपकी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उल्कापिंड और आकाशगंगा के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। और आकाशगंगा हम किसको कहते हैं, तो खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली जो सफेद चौड़ी पट्टी होती है, जिसके चमकदार रास्ते की तरह हमें दिखाई देती है, या फिर लाखों तारों का समूह जो होता है, उसी पट्टी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल की, तो आकाशगंगा का ही एक भाग होता है। जो हमारा सौरमंडल है वो किसका एक भाग है, तो जो आकाशगंगा है उसी का एक पार्ट माना जाता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या रखा गया, आकाश गंगा रख दिया गया, क्योंकि प्राचीन जो समय हुआ करता था उसमें क्या था कि ये सफेद पट्टी दिखाई देती थी, तो लोगों ने नाम रख दिया कि ये तो नदी की तरह दिखाई देती है, तो इसका नाम रख दिया आकाश में है, उसलिए आकाश, और गंगा एक नदी का नाम है तो उन्होंने नाम रख दिया आकाश गंगा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर फिर से आपको 2 स्टेटमेंट दे दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है आपकी, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट आपको दे दी गई, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। जो पहली स्टेटमेंट जो है आपको दी गई है वो बिल्कुल सही है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है, चलो उसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो उपग्रह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, साथी या फिर सहचर।
अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल और केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। अगर हम इसके व्यास की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई ही है, जबकि स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा गया था कि इसका व्यास लगभग आधा है। तो हमारी पृथ्वी से इसका व्यास जो है वो आधा नहीं है बल्कि एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। जब हम अपनी पृथ्वी से चंद्रमा को अगर देखते हैं तो चंद्रमा हमें काफी विशाल दिखाई देता है, और उसका रीजन यही है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको पहले स्टेटमेंट दी गई है और फिर रीजन बताया गया है, तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट सही है या रीजन सही है, या फिर आपका रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों ही आपके सही है, या फिर आपके दोनों ही गलत है। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं एग्जाम देने, तो इन चीजों को पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही जवाब दें। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या दी गई है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दूसरा कारण क्या दिया गया है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने एक अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। और ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, कथन जो है आपका वो बिल्कुल सही है, जबकि रीजन जो दिया गया है वो गलत है। ऐसा क्यों हुआ, तो पृथ्वी जो है हमें चंद्रमा का केवल, जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। हमने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में भी ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर एनालिसिस में, कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो एक भाग दिखाई देता है। लेकिन कारण क्या दिया गया है कि वो जो लगने वाला समय होता है वो अधिक होता है, जबकि जो लगने वाला समय है वो क्या होता है, समान होता है। कितने दिन, 27 दिन। तो चलिए एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। जो हमारा चंद्रमा है जब पृथ्वी की वो परिक्रमा करता है तो उसमें कितना समय लग जाता है, चंद्रमा को 27 दिन लग जाता है। और लगभग इतने ही समय में क्या करता है, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसीलिए हमारा जो रीजन था वो ऊपर गलत हो गया, क्योंकि वहां पे क्या दे रखा था कि एक चक्कर पूरा करने वाला समय जो है वो अधिक है, बल्कि अपने अक्ष पर और जब हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो समय लगभग सेम होता है, 27 दिन। कुछ घंटों का फर्क जरूर हो सकता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। अगर समय की बात करें तो बिल्कुल समान है अपने अक्ष पर घूमने का और हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, जिसको हम नेचुरल उपग्रह भी कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जिसको हम कहते हैं, वो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसके पास है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। जो शनि है उसके पास क्या है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद अब शनि ग्रह के 82 उपग्रह हो गए हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जब आपका एग्जाम हो तो आप एक बार उस टाइम में कंफर्म करके जाएं कि रिसेंटली कितने हैं। शनि अब सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। और क्या कहा गया है, शनि जो है उसके पास सौरमंडल के अंदर सबसे ज्यादा उपग्रह है। इस खोज के पहले तक सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हुआ करते थे, बृहस्पति के पास हुआ करते थे। कितने, 79। शनि के खोजे गए 20 नए उपग्रह माइनस्क्यूल हैं और इनका अधिकतम व्यास लगभग 5 किलोमीटर है। अगर इनके व्यास की अगर हम बात करें तो शनि के नए उपग्रह खोजे गए हैं तो उनका व्यास लगभग 5 किलोमीटर का है। शनि के नए उपग्रहों में से 17 उपग्रह ग्रह के विपरीत या प्रतिगामी दिशा में परिक्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल के 2 और यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। और आपको नाम दिए गए हैं बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है उनके पास क्या है, एक भी चंद्रमा नहीं है। हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा या फिर प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा
ऑप्शन ए, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है और बुध जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस, जिसको हम यूरेनस को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम अरुण के नाम से भी जानते हैं। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पृथ्वी के सबसे निकटतम हम ग्रह की अगर बात करते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक माना जाता है। अगर हम बात करें सूर्य के सबसे नजदीक की, तो जो बुध जो है वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक माना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी है वो कितनी है? लगभग 41.4 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से अगर हम मंगल ग्रह की दूरी की बात करें तो उनकी दूरी कितनी है? लगभग 78.3 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे फिर से आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। और दूसरी स्टेटमेंट है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्योंकि हमने चैप्टर में भी यह चीज देखी थी कि जो सूर्य का जो खिंचाव बल है वो क्या करता है, जो हमारा सौरमंडल है उसको आपस में बांध के रखता है। और सूर्य जो है वो हमारे पूरे सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्योंकि सभी को प्रकाश और ऊष्मा जो है सभी ग्रहों को वो कहां से मिलती है, तो वो सूर्य से मिलती है। सूर्य जो है वो कहां पर स्थित है, तो हमारा सौरमंडल जो है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा सूर्य है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा विशाल है। और अगर ये बात करें हम किससे बना है, तो अत्यधिक गर्म गैसों से हमारा सूर्य जो है वो बना हुआ है। और इसका जो खिंचाव बल है वो क्या करता है, सौरमंडल को आपस में बांध कर रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्रोत है। क्योंकि सभी ग्रहों को जो प्रकाश और ऊष्मा है वो सूर्य से प्रदान होती है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपको पता है कि हमारा सूर्य जो है वो कितना ज्यादा गर्म है, लेकिन उसके बाद भी हमें उसकी गर्मी हमारी पृथ्वी के ऊपर इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। और उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूर है। अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की हमारी पृथ्वी तक आने वाले लगने वाले समय की, तो लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक प्रकाश की गति कितनी तेज होती है, उसके बाद भी उसको हमारी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ते हैं, ये कैसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? फिर से आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे दी गई और पूछा गया कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। और दूसरी स्टेटमेंट में पूछा गया कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। क्योंकि जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसे रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। और दूसरा, नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के 1/3 भाग के ऊपर, 2/3 भाग के ऊपर सॉरी क्या है, पानी है।
और जिसकी वजह से हम जब ऊपर अंतरिक्ष में जाकर हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए हमारी पृथ्वी जो है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह ग्रह अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपच्यून। और नेपच्यून का दूसरा क्या नाम है? वरुण के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य के नजदीक जो है वो कौन सा है? बुध। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपका शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर यूरेनस और आठवें नंबर पर आपका आता है नेपच्यून। तो इनको आप याद रखिए, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इन 8 में से ही, ग्रहों में से। तो ये क्रम के अनुसार ही है कि कौन कौन से जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो बुध से आप शुरू हो जाइए और आगे आगे जैसे जाएंगे बुध शुक्र, तो ये इनकी दूरी में होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, जो प्लूटो जो है वो भी हमारा ग्रह हुआ करता था, कब तक? 2006 तक। लेकिन 2006 में क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है उसकी एक बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि प्लूटो और अन्य खगोलीय पिंड जो है उनको क्या कह सकते हैं हम? बोन्य ग्रह कह सकते हैं। तो उनको हम ग्रह नहीं कह सकते, उनको बोन्य ग्रह माना गया। और इसीलिए क्या किया गया, जो प्लूटो जो था उसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है उन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें तो क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही क्या होते हैं? एक पार्ट होते हैं या फिर भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, विस्फोट के कारण जो हमारे ग्रह हैं उनसे टूटकर अलग हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है? यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो पूछा गया है कि इन सभी में से जो है खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ये चारों के चारों ही आपके क्या हैं? खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको खगोलीय पिंड की डेफिनेशन अगर याद रहेगी तो डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं तो आप आराम से उसको इजीली क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि खगोलीय पिंड की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम रात को अपने घर से बाहर निकलकर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो जो भी वस्तुएं हैं हमें आसमान के अंदर चमकते हुए दिखाई देती हैं वो सभी किसके अंदर काउंट की जाती हैं? खगोलीय पिंड के अंदर काउंट की जाती है। उन सभी को खगोलीय पिंड माना जाता है। तो आप देखेंगे तो हमारा सूर्य जो है वो दिन में हमें आसमान में चमकता दिखाई देता है, चंद्रमा है वो रात को हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है, पृथ्वी हमारी ऑलरेडी जब हम ऊपर से देखते हैं हमारी नीली दिखाई देती है। उसके अलावा उल्का पिंड है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए ग्रहों में कौन से ग्रह बाह्य ग्रह है? तो आपको पता है कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह दो होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बाह्य ग्रह की, बाद में हम बात करेंगे आंतरिक ग्रह की। तो सबसे पहले बाह्य ग्रह के नाम पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति, नेपच्यून जिसको हम वरुण भी कहते हैं, शनि और यूरेनस जिसको हम अरुण भी कहते हैं। तो पूछा गया है कि बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बृहस्पति, नेपच्यून, शनि और यूरेनस जो है इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है और इनके अलावा जो चार आपके रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जो आपके बाह्य ग्रह हैं नाम से याद रखिएगा। आंतरिक ग्रह जो सूर्य की साइड में जो होंगे, जैसे आपका बुध हो गया तो वो सूर्य के पास में है, तो फिर आपका पृथ्वी हो गया वो सूर्य के पास में है। तो
सूर्य की साइड के जो 4 ग्रह होंगे वो तो आपके आंतरिक ग्रह माने जाते हैं, और सूर्य से जो उल्टी साइड में शुरू के 4 होंगे उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, तो ये गैस और जो हमारा तरल पदार्थ होता है उसके द्वारा ये बने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो पीछे हमने डिस्कस किया था, अगर आपने अच्छे से वो देखा होगा कि क्रम के आधार पर 8 ग्रह हमारे, उनमें क्रम के अनुसार वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले आपका सूर्य के नजदीक आता है बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। तो इस प्रकार से आप जब एग्जाम देने जाए तो 8 ग्रह को भी अच्छे से याद करके जाएं कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सूर्य के पास में बुध आता है, बुध के बाद में आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, फिर 5वें नंबर पे आपका बृहस्पति, फिर 6ठे नंबर पे आपका शनि, फिर 7वें नंबर पे यूरेनस और 8वें नंबर पे आपका नेपच्यून। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें, आपका यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा जा सकता है, और बाकी एग्जाम्स में भी इन ग्रहों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और साथ में एक रीजन भी दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, या फिर दोनों ही हमारे बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या कहा गया है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। और रीजन क्या दे दिया गया, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन भी सही है और आपका जो रीजन है वो भी सही है। जो बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों को सबसे कम है, और कारण बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। आपको पता है कि जो हमारा बुध है वो सूर्य के बिल्कुल पास में है, सबसे पहले नंबर पर आता है आंतरिक ग्रहों में। जितने समय में कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है उसे ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहा गया है, परिक्रमण काल हम किसको कहते हैं, कि कोई भी हमारा 8 ग्रह है उनमें से कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल जो होता है उसका वर्ग सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है, इसलिए सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक होता है और कम दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल कम होता है। यानी कि सूर्य के तो बिल्कुल नजदीक होते हैं तो क्या करेंगे, जब गोल गोल वो घूमते हैं तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि जो ज्यादा दूर होंगे तो उनको जब गोल गोल वो घूमते हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होता है सूर्य से ज्यादा होने के कारण उनको सूर्य के काफी भार तक उनको घूमना पड़ता है, तो उनका जो परिक्रमण काल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो सूर्य के बिल्कुल नजदीक में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बुध हो गया, तो उसका जो परिक्रमण काल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिन में पूरा कर लेता है। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध सूर्य के भार एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, तो 88 दिन में अपना परिक्रमण कर लेता है। क्यों, क्योंकि बुध जो है वो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था हमारे बाह्य ग्रह, और अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक ग्रह की। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 ग्रह के नाम दे दिए गए आपको और पूछ लिया गया कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं हमारे, जो आपके सूर्य की साइड में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर हैं, शुरू के 4 छोड़ के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें नंबर के जो ग्रह हैं उनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। बुध, शुक्र और जो मंगल है हमारा उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति जो हमारा क्या है, वो बाह्य ग्रह है। वो ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं। जो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये चट्टानों के बने होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह हमारे 4 हैं, कौन कौन से, बुध है, शुक्र है, मंगल है और हमारी पृथ्वी है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनके अलावा जो आपके 4 बच गए उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरी स्टेटमेंट है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ये आपको सभी हमने पीछे भी बहुत बार डिस्कस किया है कि हमारा जो है सूर्य है, सूर्य क्या है? सौरमंडल के अंदर एक ऐसा ग्रह है जिससे बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं, जो प्रकाश और ऊष्मा है वो सभी लेते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई थी वो गलत क्यों है? तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है? एक ग्रह ही है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा है वो कहां से प्राप्त करती है? तो वो सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। जो हमारा सूर्य है वो क्या है? एक तारा है। और हमारे जो ग्रह हैं 8 के 8 वो क्या करते हैं? सभी 8 के 8 ग्रह अपना ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत जो है वो किसको मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ सूर्य को, क्योंकि सभी ग्रह पर प्रकाश और ऊष्मा जो है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब हम काफी दूर से या अंतरिक्ष से जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो ये कैसी दिखाई देती है? चमकती हुई में प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है और आकार की हम बात करें सभी 8 ग्रहों में तो ये 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा। यही रीजन था कि हमारी सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या फिर बिग बियर का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर जो है वो एक प्रकार के क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। सप्तऋषि को हम क्या कहते हैं? 7 तारों के समूह के नाम से भी जानते हैं। नक्षत्र मंडल अश्वमेध का ही क्या है? एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, किन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं? तो कौन से खगोलीय पिंड है जिनको हम तारा कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और बाकी जो रह जाते हैं आपके उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड हम किसको कहते हैं? तो रात को हमें आसमान में जो भी चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं और काफी गर्म भी होते हैं। अगर हम बात करें इनके बनने की तो ये किससे बने होते हैं? तो ये गैसों से मिलकर बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सूर्य, जिसको वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य जो हमारा वो क्या है? एक तारा है और पृथ्वी हमारा क्या है? एक ग्रह है। उसके बाद आपका आज लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, सौरमंडल में पृथ्वी का। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल हम किसे कहते हैं? तो रात के समय आसमान की ओर जब हम देखते हैं तो उस समय तारों के हमें विभिन्न समूह जो दिखाई देते हैं और उनके द्वारा दो आकृतियां बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको आराम से समझ लीजिएगा। नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं? जब रात के समय हम आसमान को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं। जब रात के समय हम छत पे खड़े होके या बाहर गली में खड़े होके जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन तारों के द्वारा जो विभिन्न तारे इकट्ठे होकर कोई आकृति का निर्माण करते हैं और वो आकृति जब हमें दिखाई देती है आसमान की तरफ देखने पे, उसी को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है सौरमंडल में पृथ्वी, उसके एमसीक्यू जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट रहता है या आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लापरवाही मत किया करें, लाइक किया करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टाइम जरूर लगेगा लेकिन यूपीएससी का जो सिलेबस है वो हम अपनी तरफ से बेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सभी बुक्स के चैप्टर वाइज चैप्टर एनालिसिस करेंगे, सभी बुक्स के चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू करेंगे।
फिर उसके बाद में जैसे ही हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी क्विक रिवीजन करेंगे और जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी बुक वाइज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर हम पीडीएफ सेंड करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राम चैनल हमारा दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों आप ऊपर वाला यूपीएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे वाला जो है टेलीग्राम, ये आप जनरल नॉलेज के लिए कर सकते हैं, जो आप इंडिया के किसी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं जो है वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।